18 साल के बाद केतु अपने खुद के नक्षत्र मघा नक्षत्र में वापस आने वाला है। इसको लेके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जा रहा है एंड जो कि ये सच भी है, क्योंकि मघा नक्षत्र केतु का खुद का नक्षत्र होता है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो मघा नक्षत्र में केतु आने वाला है, उसका हर एक राशि पे कैसे-कैसे इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा हमें। तो सबसे पहले समझते हैं केतु, मघा नक्षत्र ये सब क्या होता है? तो देखो केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु जो प्लैनेट होता है हमारा, वो एक हेडलेस प्लैनेट होता है। उसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती है। इनफैक्ट केतु थोड़ा गलत समझा जाता है। ये देखो केतु भले ही हेडलेस प्लैनेट है, लेकिन केतु वो चीज़ें देखता है जो इंसान नहीं देख सकते, कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। केतु वो चीज़ें सोचता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच पाता, वो चीज़ें सुनता है जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन पाता। तो केतु बहुत ही एक मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, जिसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड केतु जो होता है हमारा, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा सैल्वेशन, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को रिप्रेज़ेंट करता है। वहीं पे ही जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र केतु का खुद का नक्षत्र होता है। ये हमारे पितरों से एसोसिएटेड होता है, हमारे एंसेस्टर्स से एसोसिएटेड होता है। तो जब हम केतु का मघा नक्षत्र में आने की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि केतु जो प्लैनेट ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को रिप्रेज़ेंट करता है, वो वहीं पे हमारे एंसेस्टर्स के नक्षत्र में आ रहा है, हमारे पितरों के नक्षत्र में आ रहा है। अगर मैं मघा नक्षत्र की और थोड़ी बात करूँ, तो जो ये नक्षत्र है, ये हमारे एक तो एंसेस्टर्स को, हमारे पितरों को दिखाता है, ये हमारी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। मैं बात करूँ हमारा जो मघा नक्षत्र है, वो हमारी रॉयल्टी, हमारी अथॉरिटी जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिली हुई है। यानी कि कोई भी इनहेरिटेड चीज़ जो कि हमारे एंसेस्टर्स की थी, फिर उसके बाद में हमें मिली है, वो सब मघा नक्षत्र से देखने को मिलती है। अब एक बात समझते हैं, ये नक्षत्रों को समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आते हैं जो कि प्लैनेट्स की राशि बदलने पे आते हैं, तो ये नक्षत्र का ऐसा क्यों होता है? देखो, इसे ऐसे समझो कि सपोज़ 2 इंसान की कुंडली है। दोनों इंसानों की कुंडली में एक पर्टिकुलर हाउस में एक पर्टिकुलर राशि हो सकती है, सेम राशि हो सकती है, सेम प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो इंसानों की लाइफ़ होती है, उन दोनों इंसानों की, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। अगर हम ऊपर-ऊपर से देखें कि एक पर्टिकुलर हाउस में सेम राशि, सेम प्लैनेट है, तो एक बेसिक आइडिया यही होना चाहिए कि इनका सेम रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जब हम नक्षत्रों पे जाते हैं, तो हम देखते हैं भले ही सेम हाउस में सेम राशि हो, सेम प्लैनेट्स हो, लेकिन नक्षत्र बदलने की वजह से उसका पूरा इंटरनल ट्रेट बदल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं नक्षत्रों की स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विदाउट फर्दर अडू, अब हम बात करते हैं हर एक राशि के लिए कि किस तरह से केतु का मघा नक्षत्र में आना हर राशि के लिए कैसे-कैसे, स्टार्टिंग विद एरीज़ या फिर मेष ज़ोडिएक से हमारे। तो यहाँ पे मैंने एक एरीज़ लग्न की कुंडली बना ली है, ये हमारे मून चार्ट के बेस पे बनी हुई है। यानी कि ये जो भी इंसान होते हैं, ये फर्स्ट हाउस है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, वहाँ पे जो नंबर की राशि है, हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो यानी यहाँ पे एरीज़ या फिर मेष लग्न लगा हुआ है हमारा। तो इससे हम देखते हैं कि मघा नक्षत्र कहाँ पे आता है। मघा नक्षत्र 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि में आता है। तो हम देखें तो 1 से ये हमारा फर्स्ट हाउस है, 5 नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, 5th हाउस में। तो जब एरीज़ वाले लोगों की बात करते हैं, तो मघा नक्षत्र इनके 5th हाउस में आता है। 5th हाउस होता है हमारा लव रिलेशनशिप का। मैं और बात करूँ, हमारे बच्चों का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, हमारी हॉबीज़ का होता है एंड हमारे पास्ट लाइफ के पुण्यों का होता है। तो ऐसे में अक्सर देखो, मेरा जो मेन पर्पस है वीडियो बनाने का, वो लोगों को गाइड करना है कि उनके साथ इस पीरियड में क्या-क्या हो सकता है, अलोंग विद सम रेमेडीज़, जिससे कि वो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को अपने लिए बेनिफिट बना ले, उनको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल पाए, उनके काम अच्छे से हो पाए। तो जब हम एरीज़ वालों की बात करते हैं, तो एरीज़ वालों के साथ देखो इस पीरियड में ये दिक्कत आ सकती है कि उनको पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उनको बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी कोई डिसीज़न की बात हो गई, उनकी स्कूलिंग की बात हो गई, या फिर नेटिव के खुद की पढ़ाई की दिक्कत आ सकती है। नेटिव को हॉबीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं आने का। नेटिव की मैं बात करूँ, उसके अगर रिलेशनशिप चल रहे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में देखो हमें करना क्या चाहिए, एरीज़ नेटिव्स को, जिनका एरीज़ मून साइन है, वो देखो एक तो सबसे पहले थोड़े शांत हो जाए, कि सभी राशियों के लिए आप थोड़े शांत हो जाइए, आप थोड़ा एक्सेप्ट करिए लाइफ़ को कि हाँ, लाइफ़ में चेंजेस आने हैं, मुझे इन चेंजेस को हैंडल करना पड़ेगा। एरीज़ वालों की बात करें, आप थोड़ा अपने बच्चों के साथ बात करिए। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनसे बात करिए, आप उनको समझने की कोशिश करें कि क्या लाइफ़ में चल रहा है, क्या आगे प्रोसेस रखना है तुम्हें अपनी लाइफ़ में, एटसेट्रा। उनके साथ कंसल्ट करके, उनसे बातचीत करने के बाद ही उनके लिए कोई डिसीज़न लीजिए। अगर आप पढ़ाई खुद कर रहे हैं, तो आप अपने घरवालों से बात करिए, आप अपने भाई-बहन, अपने सीनियर्स से बात करिए, अपने दोस्त से बात करिए अगर आप कंफर्टेबल है तो पढ़ाई को लेके। बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस चाहिए होती है। एंड अगर हम बात करें एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं? वेल, एरीज़ वालों, आप लोग करो क्या कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए अच्छे काम करिए, आप उनको गिफ्ट दीजिए, उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करिए। आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो आप रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखिए। अगर आपका इन दोनों में से नहीं चल रहा है तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा, क्योंकि केतु यहाँ पे थोड़ा डिटैच कर रहा है आपको, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा शांत रहिए एंड अल्टीमेटली आपका जो गोल है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि देखो मघा नक्षत्र जो है हमारा, वो हमारी एंसेस्टर ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन वो पहले ये चेक करेंगे कि क्या आप उसके लिए डिज़र्विंग है या नहीं। ये एरीज़ वालों के लिए नहीं, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये देखना कि क्या मेरे एंसेस्टर्स मेरे से खुश है या नहीं? क्या मैं अपने एंसेस्टर्स के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं? क्या फिर क्या एंसेस्टर्स मुझे ब्लेस करने के लिए तैयार हैं या नहीं? तो आपको अपने एक्शंस अच्छे रखने हैं। अब ये एरीज़ वाले हो गए, अब मैं बात करता हूँ टॉरस के साथ।
तो ये मैंने एक टॉरस मून साइन की कुंडली बना ली है। अब देखो यहाँ पे हमारा 5 नंबर लियो राशि यानी मघा नक्षत्र हमारे 4th हाउस में आ रहा है। अब केतु जब यहाँ पे आ जाता है तो थोड़ी मम्मी को लेके दिक्कत आ सकती है, थोड़ी घर प्रॉपर्टी को लेके, घर की सुख शांति में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा आपको बीमारियाँ देखने को मिल सकती है, मदद के लिए आपको घर में थोड़ा केओस देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो अल्टीमेटली जो हम बात करते हैं अ, जो मघा नक्षत्र से हम एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग ले सकते हैं। देखो एक तो आपके जो घर के एंसेस्टर्स रहे हैं, आप उनके लिए अच्छा काम करिए, उनके लिए दान पुण्य करिए, आप अपनी मदर के लिए कुछ अच्छा करिए काम, आप उनको सर्व करिए मदर को। आप अपना थोड़ा घर में पीस बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी बन पा रही है तो एटलीस्ट आप मतलब कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट ना करिए। आई नो कहना आसान होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे सुलझाने की कोशिश करिए साथ में। एंड अल्टीमेटली जो टॉरस वाले हैं, इनको मेन तो मम्मी के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मम्मी के लिए काम करना पड़ेगा इनको। एंड अगर हम बात करें और तो जो 4th हाउस होता है हमारा, वो हमारी खुद की घर प्रॉपर्टी का होता है। घर की प्रॉपर्टी को लेके थोड़े डिस्प्यूट्स आ सकते हैं कुछ केस में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये थोड़ा टेम्परेरी पीरियड है, थोड़ा हार्डशिप्स का पीरियड हो सकता है ये आपके लिए। लेकिन जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, आप उनसे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लीजिए ताकि आपका कोई अटका हुआ काम, कोई केओस है, वो आपका रुक जाए एंड खत्म हो जाए। इसी के साथ अब मैं अगली राशि पे आता हूँ, जो है जेमिनी या फिर मिथुन राशि। अभी हमने टॉरस या फिर वृषभ की बात करी, अब जेमिनी और मिथुन की बारी है। तो ये मेरे पे तीसरे नंबर की जेमिनी या फिर मिथुन राशि की मेरी मून चार्ट आ गया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लियो बैठ रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, 3rd हाउस होता है हमारी कम्युनिकेशन का लोगों से, 3rd हाउस हमारे एक्शन का होता है, हमारी बोली का होता है, हमारी कम्युनिकेशंस का होता है। तो जब यहाँ पे केतु आ जाता है तो देखो एक तो छोटे भाई बहनों से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ी आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं, थोड़ा झगड़ा हो सकता है उनके साथ। बात करूँ तो आपका थोड़ा एक इंट्रोवर्ट नेचर आ जाएगा, आप थोड़े आइसोलेशन में जाना पसंद करेंगे। ऐसे में आप अपनी ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं एंसेस्टर्स की? आप देखिए थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा डोनेशन चैरिटी का काम करिए, थोड़ा दान पुण्य करिए आप। आप अपने भाई-बहनों से अच्छे बना के रखिए। उनको थोड़े बहुत अगर गिफ्ट दे सकते हैं तो आप उनको गिफ्ट्स दीजिए। एंड अल्टीमेटली जो जेमिनी वाले हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि थोड़ा शांत रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, उनको थोड़ा शांत रहना चाहिए। क्योंकि देखो जेमिनी वाले जो होते हैं, जेमिनी एक बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव साइन माना जाता है। वहीं पे केतु जब आपकी सोशल स्किल्स पे, आपकी सोशल लाइफ पे थोड़ा इन्फ्लुएंस डालता है, आपकी कम्युनिकेशन पे डालता है, तो आप थोड़े बेचैन से हो जाते हो कि मेरे पास कोई बात करने को नहीं है, क्या करूँ मैं? तो ऐसे में आप क्या-क्या करो, आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपकी इमोशंस है जेमिनी वालों के, आप उनको एक पेपर पे लिख लो। आप किसी भी मैसेज पे लिख दीजिए आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं अगर वो सुनने को तैयार है तो। क्योंकि देखिए आप अपने इमोशंस कहीं न कहीं तो बाहर निकालिए। अब ये बात आ सकती है कि आप थोड़ा लोगों से बातचीत ना कर पाएँ, आपको थोड़ी इंट्रोवर्ट फीलिंग आ जाए, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कभी-कभी चुप रहना भी सही हो जाता है इंसानों के लिए। तो इसी के साथ अब मैं अगली ज़ोडिएक पे बात करना चाहता हूँ, कर्क या फिर कैंसर साइन के लिए। तो मेरे पास कैंसर या फिर कर्क लग्न का मून साइन आ गया है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2nd हाउस में ही केतु का मघा नक्षत्र आ गया है। तो देखो यहाँ पे आपको देखो फैमिली डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो इनकम है वो अप्स एंड डाउन्स में जा सकती है। आप भी यहाँ पे थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाओगे, अब बहुत ही कम बात करना पसंद करोगे लोगों से। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन होता है, एक तो देखो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, अगर आप घरवालों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हो, आप घरवालों से झगड़ा कर रहे हो, देन आई वोंट इवन रिकमेंड कि आप उनसे बात करिए, थोड़ा सुलझाने की कोशिश करिए। इनफैक्ट जो भी आपकी फीलिंग्स है जेमिनी वालों की तरह, आप भी उन्हें एक पेपर पे लिख लीजिए, आप एक मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज पे लिख लीजिए, किसी और को बता सकते हैं अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो। एंड एक और चीज़ मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ कैंसर वालों को, वो ये कर सकते हैं, आप आपकी जो भी इनकम आती है, आप उसका थोड़ा-सा पोर्शन किसी जानवर को खिलाने में कर दीजिए, किसी जानवर के भले के लिए करिए, थोड़ा गरीबों में बाँट दीजिए, गरीबों के लिए कुछ करिए आप। बेसिकली आपको यहाँ पे भी थोड़ा जेमिनी वालों की तरह थोड़ा डोनेशन का काम करना चाहिए, थोड़ा सोशल वर्क करिए आप। एंड अगर फैमिली के साथ उतनी दिक्कत नहीं चल रही है, तो आप फैमिली की थोड़ी सेवा करिए, आप उनको थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, उनको एल्डर्स दीजिए। क्योंकि मघा नक्षत्र जहाँ पे एंसेस्टर्स है, एक पॉइंट पे देखो आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके एंसेस्टर्स बन जाएँगे। तो अपने पुराने एंसेस्टर्स एंड जो आपकी खुद की फैमिली मेंबर्स हैं, इन दोनों की आपको ब्लेसिंग्स चाहिए होगी, अगर आपको अपने काम बनाने हैं, अपनी एक स्टेबल इनकम चाहिए आपको। तो इसी के साथ अब मैं बात करने वाला हूँ लियो या फिर सिंह राशि की। सिंह या फिर लियो वालों की क्या बात करनी है, क्योंकि केतु तो इनके खुद लग्न में बैठे हुए हैं, मघा नक्षत्र इनके खुद लग्न में आ रहा है। तो ऐसे में ना इंसान बहुत ही बेचैन होने लग जाता है, उसको समझ नहीं आता उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, लाइफ में प्रोसीड कैसे करे, उसे गाइडेंस नहीं मिल पाती, बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है ऐसे में इंसान कि मैं क्या करूँ, क्या सही है, क्या गलत है। उसको लगता है उसकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बहुत ही मिसगाइडेड फील कर रहा है, बहुत ही उसे लग रहा है कि वो खो गया है अपने रास्ते पे, उसे कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है इंसान को। तो देखो ऐसे में ना करनी क्या चाहिए, एक तो देखो सबसे पहले आप थोड़ी मेडिटेशन करिए, ठीक है? थोड़ा आप एक्सेप्ट करिए, थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करिए। यहाँ पे लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर मैं सामने वाले को बता दूँ, कहीं वो मेरे को मिसयूज़ ना करे, मुझे परेशान ना करे, मुझे गलत तरह से ट्रीट ना करे। तो ऐसे में देखो आपके जो क्लोज़ वन्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश तो करिए। आई नो आसान नहीं होगा समझाना उनको, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो नहीं लगा रहेगा कि यार मैं अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहा।
हाँ, अगर वो नहीं भी आपकी बात समझते देन एट लीस्ट आपको ये तो तसल्ली रहेगी कि मैंने अपनी बात किसी से कह दी। क्योंकि देखो केतु जब लग्न में आ जाता है ना, तो केतु लग्न में यही करता है, इंसान का मतलब दिमाग खराब कर देता है वो कभी-कभी। तो एक तो देखो आप अपने फैमिली मेंबर से बात करो, आप किसी को रीच आउट करो आप किसी तरह से। थोड़ी अपनी बातें बताओ, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, अल्टीमेटली आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड अगर मैं बात करूँ आपके और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के लिए, तो आप अच्छे काम खुद करिए आप। नॉट ओनली फॉर चैरिटी डोनेशन पर्पसेज़, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा करिए, आप अपने एक्शंस को अच्छा रखिए। जैसे कि मैं बात करूँ, आप सही टाइम से आप अपनी लाइफ़ में उठे, सोए, आप अपनी सही तरह से काम करिए आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ के अपने काम करते रहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि केतु जो है यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ, अगर ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको, देन आई एम प्रीटी श्योर अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट, अच्छा चेंज ला सकते हैं, देन दैट केतु विल आल्सो ब्लेस यू। आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, आपको ऐसी हेल्प मिलेगी कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे लियो एंड सिंह राशि वालों की बात होगी। अब बात आती है कन्या या फिर वर्गो की। वर्गो या फिर कन्या राशि वालों, आपके में 5 नंबर आ गया है आपके 12th हाउस में। अब 12th हाउस में 5 नंबर आने का देखो क्या-क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है जब केतु यहाँ पे हो। ध्यान रखना केतु की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो देखो अगर आपको कोई फॉरेन बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो आपके थोड़े यहाँ पे रुक सकते हैं, आपको फॉरेन बेनिफिट्स। मैं बात करूँ आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपको समझ नहीं आने का आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलने की। तो देखो ऐसे में आप करो क्या, देखो सबसे पहली चीज़, आपको अगर कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ये वर्गों वालों के लिए नहीं, बाकी सभी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, आप पहले से ही सोच के चल लो कि वो मुझे नहीं मिलने का, आपको एक्सपेक्टेशंस लगानी नहीं है। जहाँ पे भी आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो, केतु कहता है यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, यहाँ से थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिटैच करो यहाँ पे। तो एक तो सबसे पहली चीज़ आप ये करो। सेकंड चीज़ आप करो क्या, आप अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन कर लो। जो भी आपके मेजर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं, आप उनको एक डायरी में, कहीं पे भी आप इनको नोट डाउन करके रखिए। ठीक है? एंड अल्टीमेटली आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं ना, जितना भी हो रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, 100-200 रुपए जितना भी आपसे बन पा रहा है, आप उसको अच्छे काम में लगाइए। किसी को दान करिए, किसी जानवर की सेवा करिए आप। एंड अल्टीमेटली ये आपका जो तरीका मैंने बताया था, ये आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के लिए ही तरीका है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फॉरेन बेनिफिट वापस आने शुरू हो जाएँगे। अच्छी तरह से आने लगेंगे आपको बेनिफिट्स। मैं आपको बात करूँ आपके एक्सपेंसेस को लेके, तो आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएँगे, आपके एक्सपेंसेस मैनेज होने लगेंगे, अगर आप ये रेमेडीज़ फॉलो करते हैं तो। अब इसी के साथ हम बात करते हैं लिब्रा या फिर तुला राशि के लिए। लिब्रा या फिर तुला राशि वालों, सबसे पहली चीज़ मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तुम्हारे जैसे 11th हाउस में केतु का मघा नक्षत्र में आना हो रहा है। एक तो सबसे पहले अपनी डिज़ायर्स को छोड़ दो। तुम भूल जाओ, तुम छोड़ दो सब कि तुम्हारे साथ तुम ये चाहते हो, तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए। ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल छोड़ दो अगर तुम्हें अपने डिज़ायर्स को पूरे करना है। मैं जब भी लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ एंड मुझे अगर केतु 11th हाउस में दिख जाता है, मैं सबसे पहली चीज़ ही उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो, जो भी तुम्हारे एक्शंस का आउटकम है, जो भी तुम रिजल्ट्स चाहते हो, उनको भूल जाओ। तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें उसमें पास होना है, उसको भूल जाओ। तुम चाहते हो तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, उसको भूल जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने रिजल्ट को सोचते रहोगे, अपने रिवॉर्ड को सोचते रहोगे, यहाँ पे केतु तुम्हें परेशान करता रहेगा 11th हाउस में बैठा हुआ। देखो साफ-सीधी बात ये है, 11th हाउस जो होता है वो अ, हमारे डिज़ायर्स का होता है। 11th हाउस हमारा, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, हमारी वेल्थ का होता है। तो जब तक आप यहाँ पे अटैचमेंट दिखाते रहोगे लिब्रा वालों, तब तब आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है, आपको किसी भी रिज़ल्ट से अटैचमेंट नहीं रखना है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ लिब्रा वालों के लिए, अपने दोस्तों से आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि शायद दोस्तों से आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। दोस्त आपके थोड़े टॉक्सिक निकल सकते हैं, आपको बैकफायर कर सकते हैं, आपके दोस्त आपको परेशान कर सकते हैं आपके दोस्त। आपकी वेल्थ थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है केतु के मघा नक्षत्र में आने में। अल्टीमेटली आप करो क्या, आप देखो थोड़ा आप मेडिटेशन की तरफ जाओ। आप अगेन अपने थोड़े एक्सपेंसेस का ट्रैक रखो, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक और चीज़ आप ये कर सकते हो, आपके जो इनकम है, जो भी आपकी वेल्थ है, उसका थोड़ा-सा पोर्शन आप डोनेशन, चैरिटी, एनिमल वेलफेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो लिब्रा वालों देखो, आई हाइली सजेस्ट कि प्लीज़ अपने रिज़ल्ट से अटैचमेंट बिल्कुल मत दिखाओ। तुम्हारे अगर जब तक अटैचमेंट रहेगा अंदर, तब तक तुम्हारे डिज़ायर्स की जगह तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अगले ज़ोडिएक पे आ रहा हूँ, वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो पे। वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो वालों, आपकी अगर बात करते हैं, आपका केतु में मघा नक्षत्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में। केतु यहाँ पे ये शो कर सकता है कि आपकी जो जॉब है, आपको वहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, आप बस चाहते हो कि मैं इस जॉब से निकल जाऊँ। आपको लगेगा कि आपकी जॉब में, आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो देखो ऐसे में ना, सबसे पहली चीज़, आपको कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। आप थोड़ा सोचिए, बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करिए, अपनी जॉब अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो। इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जॉब जॉब में जो भी लोग हैं, आपके बॉस ही क्यों ना हो, आपके चाहे जो लेबर क्लास होती है आपकी वर्क प्लेस पे, आप उनके साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे रखिए, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करिए। बॉस के साथ नहीं करते तो कम से कम एटलीस्ट जो लेबर क्लास है, आपकी जो लेबर है वहाँ पे ऑफिस में, उसके साथ अच्छे से बिहेव करिए, उसको अच्छे से ट्रीट करिए आप। इसी के साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखो, आपके जो भी प्लान्स हैं अपने कैरियर ग्रोथ को लेके, अपने डेवलपमेंट को लेके, आप उनको एक पेपर पे लिख लीजिए।
एंड आप कोशिश करिए आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी आपको जॉब डिससैटिस्फैक्शन देखने को काफ़ी मिल सकता है। तो आप अगर मेडिटेट करेंगे, आपका जो माइंडसेट है, वो आपका जो माइंड है, वो थोड़ा शांत होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप, थोड़ा अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँगे कि मेरे को डिसीज़न किस तरह से लेना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों के साथ मैं ज़्यादा कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा और बस उनको अपनी जॉब में थोड़ा झेलना पड़ सकता है, थोड़ा सैटिस्फैक्शन लाना पड़ सकता है अपनी जॉब को लेके। अब मैं बात करने वाला हूँ सैजिटेरियस या फिर धनु राशि के लिए। धनु या फिर सैजिटेरियस वालों, सबसे पहली चीज़ आप पहले ये सोचो आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके गाइड, उनके साथ रिलेशनशिप आपके कैसे चल रहे हैं? आप पूजा-पाठ में कैसे चल रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी चल रही है? क्योंकि यहाँ पे केतु जो है, या तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देगा, या फिर अपने टीचर, अपने मेंटोर के साथ थोड़ी अनबन दिखा सकता है, फादर के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा सकता है, स्पिरिचुअलिटी पे डाउट करने का दिखा सकता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ इंसान की फेथ थोड़ी हिली रह सकती है यहाँ पे। वो सोचेगा कि पूजा पाठ करने का फ़ायदा है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो, ऐसे में अगर पॉसिबल हो सके, तो आप किसी रिलीजियस जगह ट्रैवल करिए। अगर नहीं हो पा रहा है, देन जो आपके आस-पास में जो मंदिर रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई पंडित जी हैं, तो आप उनको थोड़ा दान दे सकते हैं, थोड़ा निकाल सकते हैं उनके लिए, उनकी सेवा कर सकते हैं आप। आप किसी मंदिर की, किसी रिलीजियस प्लेस में आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, थोड़ा दान वहाँ पे करिए आप। मैं अगर बात करूँ फादर के साथ, अगर आपके अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, तो आप उनको बनाइए। ओवरऑल आपको अपनी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, अपनी फेथ को वापस जगाना पड़ेगा एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखो ऐसी बात है, ये जो मेरे इनर थॉट्स है ये टेम्परेरी है, मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी टेम्परेरी है, एक टाइम के बाद सही हो जाएगा एंड जो मैंने आपको सजेशन दिया है आप उसको करते रहिए। एंड मैं अब बात करने वाला हूँ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न साइन वालों, आपके 8th हाउस में केतु मघा नक्षत्र में आ रहा है। इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, लेकिन जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ, देखो केतु जब 8th हाउस में आ जाता है, तो एक तो देखो सबसे पहले वो आपको अकल्ट में घुसाने की कोशिश करेगा। आपको सीक्रेट प्रैक्टिसेज़, सीक्रेट नॉलेज की तरफ आपको जाने की इच्छा होती रहेगी। बात करूँ मैं, आपके थोड़े इन-लॉज़ के साथ अनबन बनी रह सकती है। एंड अगर मैं बात करूँ 8th हाउस वैसे कहने को तो हमारे एक्सीडेंट्स, हमारी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का हो सकता है, कि तो यहाँ पे देखो या तो प्रॉब्लम लाएगा, या फिर वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को आपके पास आने ही नहीं देने का। इट टोटली डिपेंड्स आप अपने केतु को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। केतु अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको अकल्ट की तरफ भेजेगा। एंड अगर खराब रहा तो आपके इन-लॉज़ के साथ दिक्कत आ सकती है, आपको आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ, अगर आप शादीशुदा हो, आप अपने इन-लॉज़ के साथ थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करो। नहीं भी होता है अगर आपका, तो कम से कम 6 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात है आपकी, इस साल की बात कह लो आप, थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छे से बना के रखना पड़ेगा। अच्छा चलो फॉर 1% आपकी शादी नहीं हुई, आपके इन-लॉज़ से अच्छी नहीं बन पा रही है, देन आई वुड सजेस्ट कि देखो जो बेसिक केतु की रेमेडी होती है, अगेन आप डोनेशन चैरिटी गरीबों में कर सकते हैं, आप जानवरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो केतु है वो आपको ये भी दर्शा सकता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकल्ट की नॉलेज है, तो आप उसको यूज़ करके किसी सामने इंसान, किसी तीसरे इंसान के लिए कुछ अच्छा करिए आप। एंड इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट राशि एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि पे जाना चाहता हूँ। कुंभ और एक्वेरियस वालों, अगर मैं बात करूँ आपके 7th हाउस में ये ट्रांज़िट हो रहा है, तो 7th हाउस में जो होता है मतलब हमारी पार्टनरशिप, हमारे स्पाउस का, हमारे बिज़नेस प्रोफ़ेशन का हो सकता है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको स्पाउस के साथ थोड़ी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही होगी या फिर मिल सकती है आपको इन फ्यूचर में। मैं इसी के साथ बात करूँ, अगर आपके बिज़नेस पार्टनरशिप चल रहा है, देन दैट मीन्स कि आपको थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपकी शायद बिज़नेस प्रोफ़ेशन अच्छे से नहीं चल पा रहा, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी इनकम रेवेन्यू जनरेशन में। अ अल्टीमेटली मैं अगर आपको बात करूँ, आपकी लोगों से ज़्यादा बन नहीं पा रही है बिज़नेस में आपके, अगर आपके कोई पार्टनर्स है तो उनमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसे में देखो हमें करना क्या चाहिए, हमें देखो सबसे पहली चीज़, अगर स्पाउस की बात करें, स्पाउस के साथ देखो अच्छा करना चाहिए, हमें स्पाउस को अच्छे से ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं बात करूँ बिज़नेस प्रोफ़ेशन की, जितना आप दे सकते हो अपना 100%, 110% आप उतना दे दीजिए। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है, कोई आप सामान बेचते हैं एंड वो सामान अगर किसी गरीब के इंसान के काम आ सकता है, तो आप उसको दे दीजिए। नहीं हो पा रहा तो आपका जो बिज़नेस से कमाई हो रही है, आप वो थोड़ा गरीबों में, थोड़े जानवरों में लगा सकते हैं आप, उनके भले के लिए आप लगा सकते हैं। अल्टीमेटली देखो, यहाँ पे एक्वेरियस वालों के लिए सबसे बड़ा इशू जो आता है वो है इनके स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स। स्पाउस के साथ देखिए आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि ये पीरियड ऐसा है ही, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखो थोड़े टाइम की बात है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब ऐसे केसेस में हो जाती है, तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कपल होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रूस आ जाता है, थोड़ा वो समझ जाते हैं कि अच्छा चलो थोड़े टाइम की बात है, थोड़ा हैंडल कर लेते हैं, थोड़ा झेल लेते हैं इस चीज़ को। एंड इसी के साथ मैं अब अपनी लास्ट राशि मीन या फिर पाइसेस साइन पे आना चाहता हूँ। स्पाइसेस और मीन राशि वालों, आपके 6th हाउस में ये ट्रांजिट बन रहा है। 6th हाउस की जब हम बात करते हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपका अगर वर्क प्लेस में थोड़े पॉलिटिक्स, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
आपका जो डेली लाइफ का रूटीन रहता है, डेली आपके लाइफ के एफर्ट्स जो रहते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो देखो पाइसेस वालों, आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी इंटरनल नहीं, वो आपकी मेन एक्सटर्नल ही रहेगी। कुछ केसेस में हमने ज़ोडिएक्स में देखा कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ये पाइसेस वालों के जो केस है, जो 6th हाउस का केस है, वो कंप्लीटली ही एक्सटर्नल होता है। 6th हाउस की जब हम बात कर रहे हैं, 6th हाउस हमारे छोटी-मोटी डिजीज़ का तो होता ही है। उसी के साथ-साथ 6th हाउस हमारे कॉम्पिटिशन का, हमारे कॉम्पिटिटर्स का, हमारे एनिमीज़ का, हमारे डेली लाइफ एफर्ट्स का भी होता है हमारा 6th हाउस। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, देखो, सबसे पहली चीज़ देखो, हम कॉम्पिटिटर्स एंड अपने एनिमीज़ का तो कुछ कर सकते हैं नहीं। हम बस ये कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स को 100% देने की कोशिश करें। एंड अल्टीमेटली सिंस ये हमारे डेली एफर्ट्स का हाउस होता है, आप अपना एक ऐसा रूटीन बनाने की कोशिश कर लीजिए कि हर दिन किसी गरीब के लिए अच्छा नहीं हो पाए, लेकिन किसी जानवर के लिए ही सही कुछ अच्छा करके देखिए। आप किसी जानवर को खाने का दे सकते हैं, कुछ रोटी बिस्किट्स हो सकते हैं। मैं बात करूँ, आप दूध दे सकते हैं किसी जानवर को। वो भी नहीं हो पाता, आप किसी इंसान के लिए कर दें, उसे 10-20 रुपए जितना भी आपसे हो सके आप उतना दे दीजिए। लेकिन देखो, ये डेली एफर्ट्स का हाउस है, तो आपको डेली एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे अपने ब्लेसिंग्स के लिए। सो इसी के साथ ही मैंने 12 के 12 ज़ोडिएक्स कवर कर लिए हैं। उनको बेसिक रेमेडीज़ मैंने बता दी हैं। अल्टीमेटली ये जो पीरियड है हमारे एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को लेने का है। अब देखो, हर कोई इंसान पूजा-पाठ में हो, ये इस बात की गारंटी नहीं होती। मैंने ऐसे केसेस देखे जो कि बहुत ही पूजा-पाठ में होते हैं। ऐसे केसेस भी देखे हैं जो पूजा-पाठ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती। ऐसे केसेस भी होते हैं कि पूजा-पाठ करते ही नहीं है वो। तो जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारी ब्लेसिंग सीक करने का, वो तो पूरा ही हो जाए विदाउट एनी कोई स्पिरिचुअल एफर्ट्स डाले। ये जितने भी मैंने रेमेडीज़ बताई है, ये सब नॉन स्पिरिचुअल रेमेडीज़ में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई आपको स्पेसिफाइड पूजा नहीं बता रहा, कोई आपको रिचुअल नहीं बता रहा कि आप ये पर्टिकुलर भगवान की पूजा करो, ये काम ये आप इनको ये सब कराओ। मैंने आपको ऐसी रेमेडीज़ बताई है कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे एक फिज़िकल लाइफ़ के साथ आप अपने इन रेमेडीज़ को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे आप डाल सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को देख लूँगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।